In this video, we cover each and every topic and questions till 8th exercise of book SK Mappa. Okay, real sequences. So continue with the contractive sequence. कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है यहाँ से लेकर के और कहाँ तक मैं करवाने वाला हूँ मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, वर्कड एग्जाम्पल नंबर 5 और पेज नंबर कितने के ऊपर है? पेज नंबर, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। वर्कड एग्जाम्पल पेज नंबर 171, ठीक है। एस के मापा बुक, एस के मापा बुक और ये बुक है 9th एडिशन, ठीक है। ये हम इस वीडियो में यहाँ तक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस से। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की। सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉन्ट्रैक्टिव इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सी, एक ऐसा कांस्टेंट मिल जाए सी वेयर सी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में हो, सच दैट एक्स n+2 जो टर्म है उसमें से माइनस हो xn+1। मोड के अंदर xn+2 माइनस xn+1 की जो वैल्यू है वो छोटी हो या बराबर हो c इंटू एक्स n+1 माइनस xn। और ये जो रिलेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए फॉर ऑल n जो कि नेचुरल नंबर में से लिए जा रहे हैं। मतलब हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक टर्म के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है इसकी फीलिंग हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए देखते हैं। C जो है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ये जो C है यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया जाता है जो कि 0 और 1 के बीच में आता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ओके, अब चलते हैं आगे। एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ये एक स्टेटमेंट है, एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। हर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस होती है और हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है बशर्ते वो रियल नंबर की होनी चाहिए। हर एक रियल नंबर की कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। ओके, अब देखते हैं कोचीज थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, ठीक है। कोची की थ्योरम जो होती है लिमिट के ऊपर वो देखेंगे। कुछ थ्योरम्स के हम यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। अब प्रूफ जो है डायरेक्ट आईआईटी जैम के एग्जाम में नहीं आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो प्रूफ के जो हम स्टेप्स लेते हैं ना, प्रूफ करने में जो स्टेप्स लेते हैं उन स्टेप्स में उनकी मदद मिल सकती है हमें कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहली जो थ्योरम है 5.15.1, लेट UN बी ए सीक्वेंस एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। UN की जो लिमिट है, देखो UN एक सीक्वेंस है और उसकी जो लिमिट दे रखी है L दे रखी है, इसका मतलब UN है जो कन्वर्ज कर रही है। ओके, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN प्लस U2 प्लस U3 से लेकर के UN तक टर्म्स का सम करने के बाद में उसके नीचे n लगा दिया, मतलब n टर्म्स का सम ओवर m। मतलब ये बना क्या, ये अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मीन बन गया इसका। तो अलजेब्रिक मीन का भी जो लिमिट हम लेते हैं वो लिमिट L के इक्वल आ जाएगी। ओके, ये एक थ्योरम है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर L को कंसीडर करते हैं। देखो L जो है वो एक तो 0 हो सकता है या फिर नॉन जीरो हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर L को 0 लेकर के केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में L को हमने 0 ले लिया। अब ये शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है UN एक सीक्वेंस है और ये L को कन्वर्ज कर रही है। UN कहाँ कन्वर्ज कर रही है? L को। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अब इसको प्रूव करेंगे हम सिंस UN इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है। अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का बाउंडेड होना बहुत जरूरी होता है। बिना बाउंडेड जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती, तो बाउंडेड होगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर बी, एक पॉजिटिव रियल नंबर बी होगा ऐसा, सच दैट कि आपकी जो सीक्वेंस का जो हर टर्म है वो उस बाउंड से, उस अपर बाउंड से वो क्या होगा, किसी एक बी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब आपकी जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस का हर टर्म बी से छोटा होगा, ऐसा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो हमने प्री असाइन लिया है पहले से, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वो जो सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्ज कर रही है, l को 0 ले लिया था, अगर un 0 को कन्वर्ज कर रही है then देयर एग्जिस्ट ए स्टेज k1, हमने k1 एक ऐसी देयर एग्जिस्ट ए स्टेज k1, एक ऐसी स्टेज k1 एग्जिस्ट करेगी जो कि खुद क्या है, एक नेचुरल नंबर। जो स्टेज हम लेते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर ही तो होता है। एक ऐसी स्टेज एग्जिस्ट करेगी सच दैट un माइनस 0, un जो सीक्वेंस है वो -0 मतलब l, तो un माइनस एल का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। मतलब un और उसके लिमिट के बीच की जो दूरी है वो किसी एप्सिलॉन से छोटी की जा सकती है, हम चाहें जितना उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे l की वैल्यू 0 है। अब एप्सिलॉन नहीं लेकर के एप्सिलॉन बाय 2 हमने क्यों लिया, उसका रीजन अभी आगे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू होगी फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, जो हमारा जो हमने क्या बोलते हैं वो लिया था ना, जो स्टेज ली थी हमने, उस स्टेज के बाद में जितने भी n आएंगे उन n के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 0 को हटा दिया और यहाँ पर un मोड un की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल n जो कि k1 स्टेज के बाद में आ रहे हैं, एक स्टेज के बाद में आ रहे हैं। स्टेज के बाद में तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब स्टेज के पहले क्या हो रहा है सीक्वेंस के साथ में वो जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हमें जो वैल्यू निकालनी थी, लिमिट निकालनी थी, इसकी निकालनी थी, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 un तक ओवर n, मतलब इसका अलजेब्रिक मीन लिख दिया। और इस अलजेब्रिक मीन को अब हम स्प्लिट करेंगे 2 भागों में। तो इसको जब 2 भागों में स्प्लिट करेंगे हम, तो इनइक्वालिटी लगा करके जब इसको अलग अलग लिखते हैं तो ये जो पूरी वैल्यू होती है ये छोटी हो जाती है जब उसको स्प्लिट करते हैं। तो u1 से लेकर के uk1 माइनस 1 तक उस पर्टिकुलर स्टेज तक, स्टेज यहाँ पर है, यहाँ से स्टेज शुरू हुई, तो स्टेज से पहले तक को हमने अलग कर दिया, स्टेज के बाद वाले को हमने अलग कर दिया। ओके, अब यहाँ से फिर से हम एवरी टर्म के यहाँ हर एक टर्म के क्या कर दिया, यहाँ पे हमने मोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हर टर्म के मोड लगा दिया। मोड क्यों लगाया उसका रीजन भी अभी आगे पता चल जाएगा। देखो मोड इसलिए लगाया क्योंकि आप बिना मोड लगाए उसको कंपेयर करके b से छोटा नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर मोड लगा दिया। और बिना मोड लगाए देखो हमारे पास ना 2 चीज आई है यहाँ से, अभी यहाँ से 2 चीज निकल करके आई है आपके पास में, जिन्हें हमें क्या करना है, यूज करना है। पहला क्या है, मोड un की जो वैल्यू है वो छोटी है एप्सिलॉन बाय 2 से फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1 के लिए। और दूसरा है मोड un की जो वैल्यू है वो छोटी है b से। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो भाई ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, यूज करना है इन दोनों चीजों को। ठीक है, तो देखो अब हम पर्टिकुलर केस बना करके n जब स्टेज के बाद में होता है तो उसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा दिखा देंगे, और उससे पहले वाले को तो हम b से छोटा दिखा ही सकते हैं ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने u1 को रिप्लेस कर दिया b से, ठीक है, और b को बता दिया यहाँ पर बड़ा,
और यहाँ पर इक्वलिटी वाले साइन को मैंने यहाँ से हटा दिया, u2 को रिप्लेस कर दिया फिर से b से, ठीक है। इसी तरह से uk1 माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया b से, ठीक है। इस तरह से ये टोटल टर्म्स होंगी कितनी, ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी, तो 1 से लेकर के k1 माइनस 1 तक चल रहे हैं, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, k1 माइनस 1 टाइम्स हम b को ऐड कर रहे हैं, मतलब b को ऐड कर रहे हैं कितने टाइम्स, k1 माइनस 1 टाइम्स b को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अभी हम यहां से देखते हैं k1 से लेकर के k1 प्लस 1 से लेकर के n तक, अभी ये कितनी टर्म्स होंगी, अब इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन बाय 2 से, ठीक है। k1 प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन बाय 2 से, un को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन बाय 2 से, तो ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये टर्म्स तो हो गई k1 माइनस 1, ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी भाई, यहां से लेकर के और यहां तक की टोटल टर्म्स कितनी थी, n थी। अब n में से अगर आप ये टर्म्स को माइनस कर दोगे तो ये वाली जितनी टर्म्स हैं वो बच जाएंगी ना हमारे पास में, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स हो जाएंगी n माइनस k1 माइनस 1, यहाँ तक की कितनी टर्म्स थी, k1 माइनस 1, अब पूरी टर्म n थी, n में से k1 माइनस 1 को माइनस कर देंगे तो टोटल ये टर्म हमारे पास में निकल करके आ जाएंगे, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस k1 माइनस 1 टाइम्स, इसको हम ऐड कर देंगे, ओके। इतना समझ में आया। अभी देखते हैं आगे, आगे देखो, तो b को कितनी बार ऐड किया, k1 माइनस 1 बार ऐड किया, नीचे n था ही, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ पर कितनी बार ऐड किया गया, n माइनस k1 माइनस 1, मतलब k1 प्लस 1 बन गया है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस होकर के ओवर n, ये जो ट्रू है ये है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1 के लिए ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अभी देखो ये जो टर्म है ये तो हर n के लिए ट्रू है, ये जो टर्म है ये k1 के बाद में जो टर्म आती है, जो इंडेक्स आता है, जो नंबर आता है, जो n आता है उसके लिए ट्रू है, तो भाई हम k1 के बाद में जब देखेंगे तो ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो दोनों के लिए क्या हम k1 के बाद देख सकते हैं, तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मैं ट्रिक लगाने वाला हूँ, छोटी सी ट्रिक। क्या है ट्रिक, ये है कि देखो ये जो पूरी टर्म है यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी टर्म है, इस टर्म को अगर ये जो वैल्यू है ना, देखो b ओवर n जो वैल्यू है ना, इस b ओवर n की वैल्यू को हम देखते हैं तो b क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। b क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों है भाई पॉजिटिव नंबर, b लेते क्या है हम, b कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं जो उसको बाउंड कर देता है ऊपर से, सीन्स हमारी जो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो हमेशा ही यहाँ पर 0 से बड़ी है, एक सेकेंड रुको, 0 से बड़ी दे रखी है क्या, रुको एक सेकेंड रुको बस, देखो यहां से एक चीज बताई जा सकती है ना कि मोड की जो वैल्यू, अगर मोड की वैल्यू b से छोटी है तो मोड तो खुद ही पॉजिटिव होता है, मोड क्या होता है, खुद ही पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव से भी छोटी वैल्यू जो पॉजिटिव है वो b से छोटा है, मतलब b को तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना होगा, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, b क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके। अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी b पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, तो b ओवर n जो वैल्यू है, b ओवर n, क्या सिर्फ b ओवर n, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस पॉजिटिव वैल्यू को b k1 ओवर n में से घटाया जाता है तो ये जो पूरी वैल्यू है इससे कम ही तो मिलेगा ना हमें, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटाया जाएगा, b ओवर n को घटा दिया जाएगा तो ओवरऑल टर्म से तो कम मिल जाएगा, तो क्या इसको 0 से रिप्लेस किया जा सकता है क्या, इसको अगर हटा दिया जाए तो जो ओवरऑल वैल्यू है ये बड़ी मिल जाएगी। देखो b k1 ओवर n माइनस b ओवर n, एक तो ये पूरी टर्म है और एक टर्म है b k1 ओवर n, इस पूरी टर्म को और इस टर्म को देखा जाए तो बड़ी कौन सी है, बड़ी तो यही हुई ना, क्योंकि इसमें से तो कुछ घटा ही नहीं, इसमें से हमने एक पॉजिटिव टर्म घटा दिया तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 0 से, ठीक है। अभी बात करते हैं हम इसकी,
ये जो वैल्यू है इसमें क्या ट्रिक लगेगी, देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, इसको थोड़ा सा पहले हमने जो रो इसमें जो स्टार्टिंग में जो लिया था n माइनस के वन माइनस वन, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं n ओवर n वन आ गया और के वन माइनस वन ओवर n, ठीक है। अब ये देखो k1 की जो वैल्यू है, k1 माइनस n की जो वैल्यू है वो छोटी होगी n से। क्यों होगी छोटी, पहले मुझे ये बताओ। k1 बड़ा है, n वो k1 छोटा है, n बड़ा है, n बाद में आ रहा है, n बड़ा है और छोटे में से एक और घट गया, मतलब k1 में से एक और कम हो गया, तो ओवरऑल k1 माइनस वन की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी n से छोटी। देखो k1 खुद ही n से छोटा है, लेकिन k1 में से एक और आप घटा दे रहे हो, तो और ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई ये कुछ छोटी ओवर बड़ी ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, और ऐसी कुछ वैल्यू जब एक में से घटाई जाएगी तो एक से कम वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये जो पूरी टर्म है, ये जो मैं गोले के अंदर बना रहा हूं, ये जो मैंने अभी सर्कल किया, इस सर्कल के अंदर जो टर्म लिखी हुई है, क्या इसको मैं लेस देन वन बोल सकता हूं? क्या इसको मैं लेस देन वन बोल सकता हूं? अगर ये लेस देन वन है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए अगर वन से, तो वन बड़ा हो जाएगा, तो वन से रिप्लेस कर दिया तो ये ओवरऑल टर्म इस पूरी टर्म से बड़ी हो जाएगी, इस पूरी टर्म से ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे पास में क्या मिला, un प्लस यू टू प्लस से un ओवर n तक मोड लगा करके ये लेस देन मिल गया बी के वन ओवर n प्लस एप्सिलॉन बाय टू, और ये जो चीज है ये ट्रू हो जाएगी k के बाद में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं। देखो जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि n को नीचे लाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है। n नीचे आ गया ना, उसके बाद में तो हम इस पूरी की पूरी टर्म को एप्सिलॉन जैसी किसी भी टर्म से छोटा बता सकते हैं। तो b के वन ओवर n आ गया था, इस टर्म को जीरो पर भेजना बहुत आसान है, इस टर्म को जीरो पर भेजना बहुत ही आसान है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन ओवर n जीरो होती है, हमें पता है। सो देयर एग्जिस्ट ए स्टेज k2, एक स्टेज k2 एग्जिस्ट करेगी सच दैट b k1 ओवर n की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाय टू से तो छोटी ही हमें मिल जाने वाली है, ठीक है। फॉर ऑल n जो कि बड़ा आएगा किससे, अब k2 स्टेज के बाद में हम देखेंगे ऐसा, ठीक है। अब दो स्टेजेस आ गई, एक आ गई k1 और एक आ गई k2। अब इन दोनों में से जो बड़ी स्टेज है, मान लो कि k2 बड़ा है, k2 बड़ा है, तो इसके बाद में दोनों ये वाला भी और ये वाला भी दोनों फॉलो कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, सो देयर एग्जिस्ट स्टेज k2 सच दैट b k1 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k2, दूसरी स्टेज हमने ले ली। अब k की जो वैल्यू है ना वो हमने ले ली मैक्सिमम ऑफ k1 k2। अभी मैक्सिमम ऑफ k1 k2 लेने के पीछे क्या रीजन था, ताकि हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के लिए एक ही स्टेज को काम में ले सकें, दो अलग अलग स्टेज की जरूरत यहाँ पर ना पड़े, ओके। अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे कह दिया कि u1 प्लस यू टू प्लस un तक ओवर n ये छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, वहां पर भी एप्सिलॉन बाय टू लिख दिया, तो ओवरऑल में इसको क्या बोल देंगे हम, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन से छोटा हो गया। और यही हमें क्या प्रूफ दे देता है, दिस प्रूव्स दैट कि लिमिट u1 प्लस यू टू प्लस यू3 से लेकर के un तक ओवर n ये हमें जीरो के पास पहुंचा देगा। जैसे ही हम किसी अंदर वाली टर्म को एप्सिलॉन से छोटा बता देते हैं, तो जब लिमिट लगाते हैं तो उसको जीरो के करीब हम पहुंचा देते हैं, यही हमारा यहाँ पे टारगेट होता है। ये था केस वन जिसके अंदर L की वैल्यू जीरो थी। अब केस टू देखते हैं जिसके अंदर L की वैल्यू जीरो नहीं है। अब L की वैल्यू अगर जीरो नहीं है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो L की वैल्यू जीरो नहीं है एंड गिवन दैट लिमिट UN की जो है L के इक्वल दी हुई है, हम एक सीक्वेंस मान लेंगे VN। देखो होता क्या है, जनरली अगर हमें दो सीक्वेंसेस की लिमिट सेम दिखानी है, मान लो A सीक्वेंस है B सीक्वेंस है, इनकी लिमिट सेम दिखानी है ना, तो इनको कर दो माइनस और इसके इक्वल में बना दो C और C को बना दो जीरो।
अगर c को 0 बना देंगे, a माइनस बी अगर 0 बन जाएगा तो यहाँ से सिंपली इंप्लाई हो जाएगा a इक्वल टू b। ये एक ट्रिक होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, v मतलब un को और l को हमें इस vn को 0 दिखा देना है। vn को जैसे ही हम 0 दिखा देंगे तो un तुरंत l पे पहुंच जाएगा, un तो पहले से ही l पे था। अभी देखते हैं इसका क्या ट्रिक है। लेट vn इज इक्वल टू un माइनस l, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे जब लिमिट लगाते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी vn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un माइनस l। तो l इसकी वैल्यू, ये क्या है, इसकी वैल्यू l है तो l माइनस l 0। अब vn की लिमिट l हो गई तो अब तक हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर vn की लिमिट 0 है तो v1 प्लस v2 मतलब v1 से लेकर के vn तक के जो अलजेब्रिक मीन है उसकी लिमिट भी 0 हमें मिल जाने वाली है। ओके, अगेन vn इज इक्वल टू un माइनस l। ओके, अभी इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि vn को हमने इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। un को हमने इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, ठीक है। देखो v1 प्लस v2 प्लस vn तक ओवर n लिमिट लगा दी, un प्लस u2 प्लस un तक ओवर n लिमिट लगा दी माइनस l, ठीक है, लिख दिया इस तरह से। अब इसकी जो लिमिट है वो तो 0 के इक्वल हमने यहाँ पर देख ली, 0 आ रही है उसकी लिमिट, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया और यहाँ पर 0 रखा। तो इसकी जो लिमिट थी u1 से लेकर के un ओवर n तक की जो लिमिट थी वो l के इक्वल हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओके, अभी देखते हैं इस ये जो थ्योरम है उस थ्योरम का जो क्या बोलते हैं कन्वर्स है वो कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो यहाँ से पता चलता है। कैसे पता चलता है, अगर हम यहाँ un की जगह -1 पावर n ले लें तो यहाँ से हम देखते हैं कि un प्लस u2 प्लस un तक ओवर n मतलब इसका अलजेब्रिक मीन की जो लिमिट है वो 0 है, बट एक्चुअल में जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 के इक्वल नहीं है। मतलब इसका अलजेब्रिक मीन जो है वो तो कन्वर्ज कर रहा है लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है। ओके, तो ये इसका काउंटर एग्जांपल है जो कि ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ओके, उसके बाद में कुछ और डेफिनेशंस, कुछ रिजल्ट्स हैं वो बता देता हूँ। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un l के इक्वल है वेयर un जो है ना वो पॉजिटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल n जो नेचुरल नंबर में आते हैं एंड l की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं हम u1 u2 ये क्या है, ये अलजेब्रिक मीन है या फिर ये ज्योमेट्रिकल मीन है, ये है ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन की लिमिट भी क्या हो जाती है, यहाँ पर l निकल करके आ जाती है। ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है कि सिंस un पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है हर एक n के लिए, un की वैल्यू l मान ली और l को भी पॉजिटिव बोल दिया, 0 के इक्वल नहीं है। अब जब un ही पॉजिटिव है तो l माइनस का तो हो नहीं सकता, तो उसको पॉजिटिव ही होना होगा, है ना, नॉन जीरो लेना है तो। सो सीक्वेंस जब un l को जा रहा है, un जब l को जा रहा है तो log un कहाँ चला जाएगा, log l को जाना चाहिए ना, तो log un भी log l को जाना चाहिए। तो यहाँ से हम log u1 प्लस log u2 प्लस log un तक ओवर n इक्वल टू log l, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लगा दी, ठीक है। जो ऊपर वाला हमने जो रिजल्ट देखा था इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। जब यहाँ पर हमने वैल्यू रखी और log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर log बाहर ले लिया, u1 इंटू u2 से लेकर के un, और 1 ओवर n जो था उस 1 ओवर n को ऊपर हमने चढ़ा दिया, ठीक है। अब log से log यहाँ पर कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल होने के बाद में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 u2 un तक और पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू l। यही है हमारा प्रूफ इसका, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं कुछ वर्क एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 168। देखो ये एग्जांपल क्या कह रहा है, प्रूव करो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1/2 से लेकर के 1/n ओवर n
ठीक है, टोटल n टर्म्स है ओवर n इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, u1 को देखना है भाई, ये u1 है तो un को देखना है। un की लिमिट अगर l है तो ऑब्वियसली हमारी जो ये जो लिमिट है वो भी l को ही जानी चाहिए ना। तो un की लिमिट देखते हैं, जब हम un कितना है 1 ओवर n, तो 1 ओवर n की लिमिट कितनी है 0 है, तो इसकी लिमिट भी 0 के इक्वल ही होनी चाहिए यहाँ से, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव करो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 पावर 1/2 2 पावर 1/2 3 पावर 1/3 इस तरह से n पावर 1/n तक दिए जा रहा है, और n इसके नीचे क्या है n, इसकी लिमिट 1 है। अब यहाँ से हमें un को उठाना है, un क्या है यहाँ पे 1, un क्या है n पावर 1 ओवर n, और जब इसकी लिमिट लगाते हैं तो हम पहले देख ही चुके हैं कि इसकी लिमिट 1 के इक्वल आती है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। तो जब इसकी लिमिट 1 के इक्वल आ रही है तो ओवरऑल जो हमें टर्म दी हुई है उसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। लेट un बी ए सीक्वेंस सच दैट un जो है अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल n नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए वो अगर पॉजिटिव है, तो un+1 ओवर un करने पर उसमें जो लिमिट हम लगाते हैं un+1 ओवर un पर लिमिट लगाने के बाद में जो l आता है, जो l कुछ भी आए, 0 आए, फाइनाइट आए या इनफाइनाइट आए, वही जो l है वो हमें मिलेगा un की पावर 1 ओवर n करने पर, जब हम उसमें लिमिट लगाएंगे। ये छोटा सा रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, उसके बाद में एक इसका जो कन्वर्स वो ट्रू नहीं होता है कि अगर un की पावर 1/n के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो l मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि un+1 ओवर un के जो लिमिट लगाएंगे तो भी हमें l मिलेगा, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है, एक और रिजल्ट है यहाँ पर, एक और रिजल्ट है लेट un बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव, ध्यान रखना है यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब un हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर un के पावर लगा देते हैं 1 ओवर n, और जब इसकी वैल्यू l की इक्वल आती है तो l के डिफरेंट वैल्यूज के लिए un की लिमिट बताई जाती है। ठीक है, l की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है या 1 से छोटी है तो un 0 पर चला जाएगा, 1 से बड़ी है तो un डाइवर्ज कर जाएगा, प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाएगा, और l की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ओके, अगला रिजल्ट है लेट un बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब un हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए, देन इफ un+1 ओवर un की लिमिट l है, un+1 ओवर un की जो लिमिट लगाने के बाद में हमें l वैल्यू मिल रही है, तो सेम जैसे l की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी या 1 से छोटी है, इसके अंदर अगर l की वैल्यू आती है 0 और 1 के बीच में, और 0 के बराबर अगर l की वैल्यू आती है तो un 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, l की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो un प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू 1 आती है तो हम नो कंक्लूजन कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कुछ 3 वर्क एग्जाम्पल है, उसके बाद में आपका डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 8 चलने वाला है। ओके, देखो 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं। 171 पेज के ऊपर थर्ड एग्जाम्पल है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n पावर 1 ओवर n की जो लिमिट है वो 1 के इक्वल आएगी, प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे, लेट un को n मान लेते हैं, un को n मान लेते हैं, जो अंदर वाला है ना उसको n मान लेते हैं, और देखते हैं कि un हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं un+1 ओवर un की क्या लिमिट आ रही है। इसकी लिमिट जब हम देखते हैं तो वो 1 आ रही है, और 1 यहाँ पे लिमिट क्या है, पॉजिटिव है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट देखा था कि l की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और un की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव हो, तो जो un+1 ओवर un की जो लिमिट आती है वही सेम लिमिट आ जाती है un की पावर 1 ओवर n की। ठीक है, तो यहाँ पर un कितना है, यहाँ पर un n है, तो n की पावर 1 ओवर n की लिमिट 1 आ जाती है। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ हमने जो अभी रिजल्ट्स देखे थे, वैसे तो हम निकाल ही सकते हैं इसके। अब क्या करना है, प्रूव करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर n फैक्टोरियल पावर 1 over n की जो लिमिट है वो 1 over e है। लेट un को जो ऐसा मानो कि un की पावर 1 over n करने पर 1 over n करने पर आपका जो असली जो आपकी टर्म है ना वो आपके पास में निकल करके आए। जैसे ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म कब निकल करके आएगी, जब आप un को आप क्या मान लोगे n फैक्टोरियल ओवर n पावर n, और तब इसकी पावर आप 1 ओवर n करोगे ना, तब आपके पास में ये निकल करके आएगा। तो अब un को क्या मानोगे, un को मानोगे आप क्या n फैक्टोरियल ओवर n पावर n। यहाँ से इंप्लाई हो जाता है कि un की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, पहली बात। दूसरी बात un प्लस 1 ओवर un जब हम करेंगे तो un प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 पावर n प्लस 1, इसको जब आप सोल्व करोगे, इतना हार्ड नहीं है इसको सोल्व करना, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, n प्लस 1 को अलग कर दिया, n प्लस 1 को इधर अलग कर दिया, इसकी पावर n लगा दी, n पावर n। जब इसको थोड़ा इस पर काटा पेटी करेंगे, सोल्व करेंगे थोड़ा सा इसमें, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 ओवर n, 1 प्लस 1 ओवर n पावर n, 1 प्लस 1 ओवर n, बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाने वाली है। तो 1 प्लस 1 ओवर n ये चला जाएगा 1 को, ये चला जाएगा e को, ये चला जाएगा 1 को, तो 1 ओवर e हमें फाइनल मिलने वाला है। यहाँ से जो लिमिट देखते हैं हम, तो लिमिट 0 से बड़ी आ रही है, लिमिट 0 से बड़ी आ रही है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने जो रिजल्ट देखे थे उनके एक रिजल्ट देखा था जिसमें l की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है और un भी 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है, जो वैल्यू इस लिमिट की हमें मिली है, un प्लस 1 ओवर un के लिमिट की जो वैल्यू हमें निकल करके आई है, वही वैल्यू सेम यहाँ पर un पावर 1 ओवर n की भी मिलेगी 1 ओवर e। ओके, लाइट गई क्या, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि un पावर ये जो हमारी जो टर्म थी ओरिजिनल टर्म, इसकी लिमिट भी 1 ओवर e के इक्वल हमें मिल जाएगी। सो दैट what we can say that n factorial power 1 over n limit n tending to infinity is just equal to e। okay, not e यार, this is 1 over e। ओके, और अब लास्ट एंड फाइनल जो अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में आपकी डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट होएगी, और एक्सरसाइज 8 के बाद में हम स्टार्ट करेंगे IIT जैम के क्वेश्चंस 2024 से लेकर के, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के 2n तक पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 4 ओवर e। ओके, 4 ओवर e है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। लेट un इज इक्वल टू, अंदर वाले मसाले को क्या मान लो आप, un मान लो, लेकिन उसका पावर 1 ओवर n करने पर हमें जो पूछा है वो मिल जाना चाहिए। अब इसकी पावर 1 ओवर n करोगे ना, तो नीचे तो n मिल जाएगा और इसकी पावर 1 ओवर n मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि un जो है हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे ना, un प्लस 1 ओवर un की वैल्यू निकालेंगे, तो un प्लस 2 n में एक एक ऐड करते जाओगे, तो ये 2n तक गया, फिर 2n प्लस 1 गया, फिर 2n प्लस 2 गया, तो यहाँ पे un मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे un प्लस 1 पावर n प्लस 1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा फाइनल जो रिजल्ट आपको। देखो अभी ना इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको ये बता सकूं, क्योंकि ये डेड होने वाला है लैपटॉप, तो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, बाकी हम डाउट क्लास में देख लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपको फाइनल ये मिल जाएगी वैल्यू, और जब इस वैल्यू से आप यहाँ तक पहुंचोगे तो ये n पावर n से n पावर n कट चुका होगा, n से यहाँ पर n कॉमन लेके n कट चुका होगा, जैसे ये कट गया देखो, ठीक है। उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये 1 को चली जाएगी, ये जो वैल्यू है ये 1 को चली जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये भी 1 को चली जाएगी, ये 1 को नहीं जाएगी, यहाँ पर एक n भी है, तो ये वैल्यू e को चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में लिमिट निकल करके आएगी, एक तो 4 तो था ही, ऊपर से 4 ओवर e निकल करके आएगी, तो यहाँ से ये पॉजिटिव लिमिट है। और हमने जो रिजल्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है
वो भी 4/e के ही इक्वल आ जाएगी। आप इसको एक बार ना खुद से करने का ट्राई करना, बाकी अगर नहीं समझ में आता है, कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम डाउट क्लास में इसका डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल के लिए लैपटॉप जाने वाला है अभी, है ना, मतलब चार्जिंग पे तो लगाया है, फिर भी ये बस थोड़ी ही देर का है, उसके बाद में ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल हैंग हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा ढंग से, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। बाकी हम देखेंगे डाउट क्लास में। अभी आपकी एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।